फिजियोथेरेपी ना ही रोल प्ले कर रहा है उसकी पावर को रिगेन करने के लिए, साथ ही साथ हम उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर, इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी पावर रिगेन हो जाएगी, और कुछ चीजों के थ्रू हम उसको पावर रिगेन करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदिल हुसैन, क्लिनिकल कंसल्टेंट। आप सबका प्रदा होम केयर सर्विसेज में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल की लाइफ में, डेली सोसाइटी में जितने भी पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हो या फिर जिनकी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हो, जिनका जो है पास में फ्रैक्चर हुआ हो और सर्जरीज हुई हो, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत ही बड़ा रोल होता है जो पेशेंट को हेल्प करते हैं रिकवर होने में। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर प्रीति हांडा। नमस्ते मैम। डॉक्टर प्रीति जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है, मोर देन 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस बिलोंग करती हैं। आपका इस शो में बहुत स्वागत है मैम। आज हम बात करेंगे अबाउट फिजियोथेरेपी, ठीक है? तो सबसे पहले मैम ये मुझे बताइए कि फिजियोथेरेपी होती क्या है? एक्चुअली फिजियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है जब सारी सर्जरीज ऑर्थोपेडिशियंस कर लेते हैं, स्ट्रोक कंडीशंस आती है जब कर लेते हैं, द पेशेंट्स आर टोटली बेड रिडन या ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, मतलब मशीनों के थ्रू और डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू हम पेशेंट को रिकवरी लेकर आते हैं। मेनली है फिजियोथेरेपी इज अ लाइन इन विच वी ट्राई टू रिगेन द पावर एंड रिकवरी रेट इंक्रीज करके बैक टू दी वर्क लेकर। तो मतलब मैम आपके कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली विदाउट द ड्रग्स, हाँ, without the drugs we are using, and we can say that it's a magical power in this, कि जो बेड रिडन पेशेंट है वो एक रिकवरी स्टेज पे आ जाता है एंड अगेन बैक टू दी एडियंस एक्टिविटी ऑफ दी डेली लाइफ। बिल्कुल, जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक दवाई खा ली और रिकवर नहीं हो पाए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है दवाई खाना। अब जो मैजिकल पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी ये है कि ये बिल्कुल एक नॉन इन्वेजिव और ड्रग फ्री ट्रीटमेंट होता है, जो अपने आप में ही एक बहुत ही मैजिकल और बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को रिकवर होने में बहुत मदद करता है। थैंक यू मैम, आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया। तो अभी हम बात करते हैं कि जो फिजियोथेरेपी होती है वो यूजुअली किन कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं या उनको अप्लाई कर सकते हैं? सही बात, आजकल लोगों को ये है कि हम फिजियोथेरेपी कौन सी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो फिजियोथेरेपी कंडीशंस है दो हिस्से में डिवाइड, बेसिक कंडीशंस और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कंडीशंस के अंदर फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती। ऐसी बेसिक कंडीशंस ये हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल राइट, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, ऑक्यूपेशन, ये जो डेस्क वर्कर्स होते हैं उनको नेक में पेन हो रही होती है। जितनी भी लेडीज आती हैं जो मेनोपॉजल स्टेज में आती है, ऑस्टियोपोरोटिक स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशंस में भी हम फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके लो के नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशंस में, हील पेन, आजकल हील पेन बहुत कॉमन। तो इस कंडीशंस में फीमेल्स हो या मेल्स हो, उनको समझ ही नहीं आता है कि उनकी कंडीशंस क्या आ रही है, क्योंकि मेनोपॉज स्टेज के बाद बोन डेंसिटी कह सकते हैं वो लेस होनी स्टार्ट हो जाती है और पेन बढ़ता है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं बेसिक कंडीशन में फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है शॉर्ट ड्यूरेशन। बट अगर आप डिस्कस करते हैं अदर कंडीशंस लाइक पोस्ट फ्रैक्चर कंडीशंस है, पोस्ट फ्रैक्चर मींस फ्रैक्चर हो गया, पेशेंट की बॉडी को या पर्टिकुलर पार्ट को स्टिफ हो गया, स्टिफनेस के बाद वो रिक्वायर्ड होती है फिजियोथेरेपी, इट इज मस्ट। जैसे स्ट्रोक कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जैसे स्ट्रोक। ओके, आपको वही बोलने वाला था। लेट मी इजी लैंग्वेज में मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जैसे आपने बताया, हम क्लिनिकल पार्ट पे अभी फॉरवर्ड कर देते हैं कि जो बेसिक कंडीशंस आपने बताई, इजी लैंग्वेज में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमेशा मुझे लगता है कि मैंने अपनी भी फैमिली में देखा है और अपने आस पड़ोस में देखा है कि खासकर फीमेल्स बहुत कंप्लेन करती हैं कि जॉइंट में पेन है, घुटनों में दर्द है, बैक में पेन है,
खासकर वो जिनकी एज 50 से अबव है। जैसे मैम ने बताया, उन केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी से आपको बहुत हेल्प हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्लिनिकल पार्ट पे। क्लिनिकल पार्ट जो होता है, जैसे पेशेंट का कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, या कोई पेशेंट जिसको स्ट्रोक आया, तो वो पेशेंट्स पहले हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होता है न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर, ऑर्थोपेडिशियन के अंडर। उसके बाद कुछ टाइम में हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है और रेगुलरली उनको बताया जाता है कि आप आगे अब जो है दवाइयाँ खा लीजिए, फिजियोथेरेपी का जो है ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। अब पेशेंट जब एक बार डिस्चार्ज होता है, उसके बाद पेशेंट दवाइयाँ भी खाता है, बट उतना फास्ट रिकवरी नहीं हो पाती, कुछ ABC रीजंस की वजह से नहीं हो पाती। उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल। पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स जिनका पैरालिसिस हुआ हो, इजी लैंग्वेज में ये बताऊं कि हाथ तो पैरालिसिस के टाइम काम करना बंद किया था, अब बिल्कुल पेशेंट कह रहा है कि हाथ तो काम कर रहा है बट वैसे का नहीं कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। तो मैम उस पे कुछ बता दीजिए कि उस पे फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और कितना जल्दी रिकवरी हो सकता है पोस्ट फिजियोथेरेपी, खासकर न्यूरोलॉजी पेशेंट्स में, एंड जो फ्रैक्चर रिडन होते हैं आफ्टर फ्रैक्चर, पोस्ट सर्जरी, क्या रोल है इसमें? सर बेसिकली आपने जानने की कोशिश करी कि फिजियोथेरेपी 2 कंडीशंस का नाम किया। एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन, इसमें हमारे पास फ्रैक्चर केसेस हैं, पोस्ट फ्रैक्चर केस, कोई भी आपके फ्रैक्चर केसेस हो सकते हैं, नी का, हिप का, कोई भी फ्रैक्चर केस है उस कंडीशन में। पहले मैं आपको वो बताऊं, फ्रैक्चर केसेस के अंदर मैंने आपको बताया काफी टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फ्रैक्चर केस में हम पेशेंट को प्लास्टर डाल दिया जाता है, इमोबिलाइज कर दिया जाता है उस कंडीशन में। या कोई भी ट्रांसप्लांट आजकल बहुत कॉमन है, नी ट्रांसप्लांट, हिप ट्रांसप्लांट, उस कंडीशन में पेशेंट की फिजियोथेरेपी सेकंड डे से ही स्टार्ट होती है, जिससे मसल्स जो हैं, जो आसपास की मसल्स है, उनकी पावर रिगेन रहे और वो नॉर्मल वॉक कर सके। तो ये ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में दे आर रिक्वायर्ड। अगर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी हुई, उस कंडीशन पे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, या ब्रेन में कोई स्ट्रोक या हेमाटोमा जो भी आप कह सकते हैं वो आया, तो पेशेंट का राइट साइड या लेफ्ट साइड हेमीपेरेसिस या हेमीप्लेजिया हो गया। तो उस कंडीशन में पेशेंट सबसे पहले तो इट्स टोटली माइंड से था कि मेरा हाथ पैर तो हमारा फिजियोथेरेपी ना ही रोल प्ले कर रहा है उसकी पावर को रिगेन करने के लिए, साथ ही साथ हम उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दें। साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर, इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी पावर रिगेन हो जाएगी, और कुछ चीजों के थ्रू हम उसको पावर रिगेन करते हैं। तो दोनों कंडीशंस में इट्स अ बिग मैजिक रोल। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स अ मैजिक। Yeah, indeed it's a magic। जैसे मैम आपने अभी बात की साइकोलॉजिकल जो है इसमें इम्पैक्ट क्या रहता है फिजियोथेरेपी का, लेट मी टेल कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जिनका जो यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं, पार्किंसनिज्म, बिल्कुल पार्किंसन डिजीज इज वन ऑफ द कॉमन, वेरी कॉमन सर, और ADHD, दैट्स वेरी कॉमन, दैट्स पार्किंसन डिजीज की, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, मैम ने भी आपको अभी बताया कि जो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, और फिजियोथेरेपी का इम्पैक्ट साइकोलॉजी पे, दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल एंड एडवांटेजेस प्रोसेस। हमारी फैमिली में, खासकर जो सोसाइटी में हो या फैमिली में, हमारे घर पे ओल्ड एज पेशेंट्स अबव 80, अबव 70, उनको एक डिजीज़ होती है पार्किंसन डिजीज़, जिनके बारे में आपको मैं बताया, उसके बारे में मैम कुछ बता दीजिए, उसका क्या इम्पैक्ट है फिजियोथेरेपी का उस पर, वो कैसे हम उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं? एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसको बोलते हैं पार्किंसन सिंड्रोम और पार्किंसन डिजीज। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि पेशेंट को काफी टाइम के बाद पता चलता है कि मुझे पार्किंसंस है। अर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाता है। ओनली द पार्ट द पेशेंट इज हैविंग दैट मेरे को हाथ में शिवरिंग हो रही है, पोस्चर उसको आगे की तरफ झुक गया है, छोटे छोटे स्टेपिंग गेट आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट को लगता है कि ये एज से रिलेटेड है उसको ही। लेकिन जब तक ये मतलब दे जस्ट इन्वेस्टिगेट इट, इतना पार्किंसंस बढ़ जाता है
तो उस कंडीशन में पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बैलेंस की, मतलब कि पेशेंट चलता चलता गिर जाता है, फॉल हिस्ट्री बहुत कॉमन है, उनका बैलेंस नहीं हो पाता है, उनकी कोऑर्डिनेशन मीन्स उनको कोई भी मूवमेंट छोटे छोटे, चाहे उनको स्पून से खाना खाना है, द हैंड स्टार्टेड शिवरिंग, बोलने का इशू रहता है, प्लस उनकी जो माइंड है वो चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है। तो उस कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में फिजियोथेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी अर्ली हम पार्किंसंस सिंड्रोम के अंदर फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, उतने ही जल्दी उसमें रिजल्ट आता है। डीजनरेटिव चेंजेस तो जो आने हैं वो आएंगे, लेकिन फॉल हिस्ट्री पेशेंट की, उसकी पोस्चर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद डिफरेंट एक्सरसाइजेस। एक प्रोटोकॉल फॉलो करके हम पेशेंट को बता देते हैं कि आप घर में किस तरीके से मॉडिफिकेशंस कर लीजिए जिससे आप गिरे नहीं। कि मोस्ट ऑफ द टाइम एल्डरली पॉपुलेशन में आजकल जो कॉमन चल रहा है वो चल रहा है फॉल हिस्ट्री। पेशेंट को फॉल हिस्ट्री पार्किंसंस की वजह से ही नहीं है, और अदर कंडीशन है, एज है। उस कंडीशंस में, ये दोनों कंडीशंस में, ना ही पार्किंसंस, इवन इन दी एल्डरली पॉपुलेशन में, पार्किंसंस के अंदर भी और एल्डरली में दोनों में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैम आपने बता दिया अभी कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, जिसका हमारा ब्रेन बनता है, दैट इज न्यूरॉन्स। यस। तो ओल्ड एज में पेशेंट्स का जो है डीजेनरेटिव चेंजेस होता है, तो न्यूरॉन्स एक हिसाब से डीजेनरेट होते हैं। तो आप जैसे अभी बताया कि पार्किंसंस में आप पोस्चर पे ध्यान देते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आपका फिजियोथेरेपी का जो न्यूरॉन्स हमारे होते हैं ब्रेन में, उस पे भी पड़ता है, उसकी रीजनरेशन में पड़ता है? बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है कि हम जब उन्हें कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, छोटी छोटी, जिसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब कि जब हम उनको कहते हैं कि कोई चीज को इस तरीके से करिए, शू को लेसिंग करिए, तो उससे क्या, जो उसके छोटे छोटे स्किल्स हैं उनको बार बार करा के हम उनके जो नॉर्मली जो हमारा ब्रेन स्टार्टेड श्रिंकिंग, पार्किंसंस में ब्रेन स्टार्टेड श्रिंकिंग, आपको पता है श्रिंकिंग तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए खींच लेना या थोड़ी देर के लिए रोक तो सकते नहीं है, उसको हम सप्रेस करते हैं। हम उनको फाइन मोटर स्किल्स के साथ काम करते हैं, तो वो डेली की मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन मतलब उनके स्पून का मॉडिफिकेशन, उनकी घर के एरिया का मॉडिफिकेशन, उनकी फैमिली मेंबर्स को मॉडिफिकेशन के लिए करते हैं, थोड़ा म्यूजिकल थेरेपी का इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उनका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। उनका साइकोलॉजिकली भी बहुत हैप्पी रहेंगे उस चीज से। Definitely, sir. Whatever the hobby they are having, we tell them to do that hobby, so that they keep on doing that hobby, और उनके मन में ये भावना ना आ जाए कि हमको ये बीमारी हो गई। ठीक है। देखिए, हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यूजुअली उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अब फिजियोथेरेपी हमें करनी है, हमें कंसल्टेशन लेनी है, उसके लिए घर से हमें बाहर निकलना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है या कहीं होम केयर सर्विसेज में जाना है जहाँ पे हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। बट मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है प्रदा होम केयर सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें घर आके हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारी नर्सेज, हमारी टीम एक पेशेंट को घर पे आके हेल्प कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हॉस्पिटल में आप ट्रीट हो सकते हो, बल्कि उससे बेटर ट्रीटमेंट आपको होम केयर पे मिल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैम ने भी बता दिया कि बहुत सारे पेशेंट्स यूजुअली ऐसे रहते हैं, पोस्ट क्लिनिकल पेशेंट्स या बेसिक जिनको कुछ जॉइंट पेन वगैरह रहता है, या फिर पोस्ट क्लिनिकल जिनको स्ट्रोक आया हो, जो किसी भी रीज़न से उनके लिए मुश्किल होता है कि वो उठ के हॉस्पिटल आए। जैसे बेड रिडन पेशेंट हो, वो हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है कि हॉस्पिटल में जाए। तो ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है प्रदा होम केयर सर्विसेज, वो होम केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास, और वो आप वो अवेल कर सकते हो। कुछ चीज़ें मैम बताएंगी। मैम, होम केयर सर्विसेज के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और क्या एडवांटेजेस हैं, और पेशेंट के लिए क्या एडवांटेजेस, किस चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है? सर, ऐसे आपने बताया ये प्रदा होम केयर है जी, तो प्रदा होम केयर के अंदर देखिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके जीडीएस स्टाफ एंड नर्सिंग, ऐसे ही हमारे पास एक फिजियोथेरेपी की प्रॉपर टीम, जो इस टाइप के पेशेंट, चाहे वो क्रोनिक हो, वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हो, या बेसिकली एल्डरली पॉपुलेशन है जो अपने घर से आ नहीं सकती है, या
बहुत बड़ी वजह उनको लाने वाला ले जाने वाला कोई, एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल की कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि एवरीबॉडी इज वर्किंग, उनकी फैमिली में चाहे कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास लाने ले जाने वाला कोई भी नहीं, बिल्कुल। सो व्हाट वी हैव इनिशिएटेड दिस प्लान कि हम उनके पास ये फिजियोथेरेपी, उनकी टीम प्रॉपर, आई हैव अ बिग टीम विद मी, मेल फीमेल्स, आई हैव दैट विद मी, जो प्रॉपरली टीम है, जो प्रॉपरली वहाँ जा रही है और फिजियोथेरेपी उनको करा रही है। लेकिन हम उस कंडीशंस में प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, उनका प्री असेसमेंट करते हैं, जिससे हम देख लेते हैं कि किसी को कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है जिसमें हम वो मोडालिटीज या कोई चीज हमें नहीं करानी, सपोज स्टंट्स लगे, स्टंट्स, एग्जैक्टली, पहले प्रॉपर असेसमेंट कर लेते हैं। वी टेक द असेसमेंट, आई टेक द इनिशिएटिव ऑल्सो कि मैं उस पेशेंट से बात कर लूँ कि कहीं आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो नहीं चाहिए। फिर हम उसका असेसमेंट करने के बाद एक टीम प्रोटोकॉल बनाते हैं और उनकी एक्सरसाइजेस प्लान स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टाइम और उनकी ही फैमिली मेंबर्स के बीच। उनकी फैमिली मेंबर्स को भी हम मोटिवेट करते हैं कि पेशेंट को जितना कंफर्टेबली हम करा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम में फॉल हिस्ट्री बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में जितना उनको, और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज के पीपल को लाना ले जाना उनकी फैमिली के लिए इशू हो गया। चाहे वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, उनके बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पेरेंट्स को लेकर आए, लेकिन इस तरीके की दुनिया के अंदर इतने दे आर सो बिजी, दे कांट एबल टू डू इट। So now we are the son and the daughters for them, so that we are providing them this facility at their home with proper care and proper nurturing. ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है मैम जो आपने बताई। और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं, अगर किसी के घर में ऐसा कोई पेशेंट है या जिनको नीड है, जो जैसे मैम ने बताया कि कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ सकते हैं, तो ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। पेशेंट्स रिकवर हो जाएंगे। पूरी टीम हमारे पास प्रदा होम केयर के पास प्रेजेंट है। और जब भी आपको, इसके बाद इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको ये सर्विसेज जब भी अवेल करनी हो, हमारे स्क्रीन्स में हमारे नंबर्स होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और ये सर्विसेज को अवेल कीजिए।